आप ये ऑडियो बुक क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक ख्वाहिश है, एक सपना है, बिजनेस समझने का, एक सफल उद्यमी बनने का, या शायद अपने करियर को उस ऊंचाई तक ले जाने का, जहां अभी तक आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं। ये ऑडियो बुक आपको एक रात में बिजनेस टाइकून नहीं बना सकती। हाँ, आपने सही सुना। अगर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल भी आपको पढ़ा दे, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल उद्यमी बन ही जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर जो एमबीए प्रोग्राम्स लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, जो कहते हैं हमसे पढ़ो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, उनका क्या? सच ये है, ज्यादातर एमबीए प्रोग्राम्स आपकी ख्वाहिश, आपके डर और आपकी असुरक्षा का फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं डिग्री के बिना सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन हकीकत यह है कि एमबीए करने के बाद भी लाखों लोग कर्ज में डूब जाते हैं और बहुत से लोग वहीं पुरानी नौकरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं बन सकते। सफल उद्यमी आपको कोई और नहीं बना सकता। सफलता का असली निर्माता आप खुद हैं। इस ऑडियो बुक में मैं आपको एक नक्शा देने वाला हूं, एक रोड मैप। कैसे वैल्यू बनाई जाती है, कैसे ग्राहक तक पहुंचते हैं, कैसे मार्केटिंग और सेल्स काम करते हैं, और कैसे एक बिजनेस को जमीन से खड़ा किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। चलना आपको ही पड़ेगा। सोचिए, अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो, तो गूगल मैप्स आपको रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आपको ही होता है। गूगल मैप्स आपको दिल्ली से मुंबई नहीं पहुंचा सकता। ठीक उसी तरह ये किताब आपको बिजनेस का नक्शा देगी, लेकिन असली सफर, अनुभव का सफर आपको खुद तय करना होगा। और याद रखिए, सिर्फ ज्ञान से कोई सफल नहीं बनता। ज्ञान तब ताकत बनता है जब वह अनुभव से जुड़ता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके सोचने का ढंग बदल देगा। यह किताब आपको सिखाएगी कि बिना एमबीए किए भी आप बिजनेस की असली समझ कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं द पर्सनल एमबीए के साथ। चैप्टर 1, वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मैं आखिर करूं क्या? लोग मुझसे क्यों खरीदेंगे? इसका जवाब है वैल्यू क्रिएशन, यानी लोगों के लिए कोई वैल्यू बनाना। सीधा सा मतलब, कोई प्रॉब्लम पकड़ो और उसका हल दो। अब देखो, दुनिया में हजारों दिक्कतें हैं। किसी को टाइम चाहिए, किसी को आराम चाहिए, किसी को सस्ता सामान चाहिए, किसी को अच्छा अनुभव चाहिए। हर इंसान की लाइफ अलग है, लेकिन एक कॉमन बात है, हर इंसान अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहता है। और बिजनेस वही टिकता है जो ये आसानियां देता है। मान लो तुम्हारे पास एक आइडिया है, लेकिन अगर वो आइडिया किसी की मदद नहीं करता, किसी की तकलीफ हल नहीं करता, तो उसका कोई मतलब नहीं। कितना भी यूनिक क्यों न लगे, अगर लोग उस पर भरोसा करके पैसे खर्च करने को तैयार नहीं हैं, तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। अब देखो कुछ उदाहरण। उबर ने देखा टैक्सी पकड़ना मुश्किल है, उसने कहा ऐप से बुक करो और टैक्सी घर बुलाओ। पेटीएम ने देखा छुट्टे पैसे का झंझट है, उसने कहा मोबाइल से पेमेंट करो, छुट्टे की टेंशन खत्म। व्हाट्सएप ने देखा लोग एसएमएस पर पैसे खर्च कर रहे हैं, उसने कहा फ्री में चैट करो। इन सब ने कोई बहुत जटिल चीज नहीं की, बस एक प्रॉब्लम पहचानी और उसका सिंपल हल निकाल दिया। यही असली वैल्यू क्रिएशन है। तुम्हें सोचना है लोग किस चीज से परेशान हैं, और फिर ऐसा सॉल्यूशन देना है जो आसान हो, भरोसेमंद हो और लोगों की उम्मीद से बेहतर हो। याद रखो, बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी डिग्री, मोटी पूंजी या किसी खास जादू की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जरूरत है लोगों की जरूरतें समझने की। अगर तुमने ये कर लिया, तो तुम्हारे पास बिजनेस की सबसे मजबूत नींव है, वैल्यू क्रिएशन। अब तक हमने समझा कि वैल्यू क्रिएशन का मतलब है किसी की समस्या पकड़ना और उसका हल देना। लेकिन अगला सवाल यह है, किसकी समस्या पकड़ो, यानी मार्केट में असली डिमांड कहां है? क्योंकि अगर आपने ऐसी चीज बनाई जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं, तो वो चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना लगे, चलेगी नहीं। देखो, दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस वही हैं जो लोगों की चाहत और जरूरत को सही समय पर पहचान लेते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स ने देखा कि लोग डीवीडी किराए पर लेते थे, टाइम बर्बाद होता था, उसने कहा वीडियो ऑन डिमांड देखो। ओला ने देखा कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है, उसने कहा क्लिक करो और गाड़ी बुलाओ। छोटे स्तर पर भी देख लो,
कोई मिठाई की दुकान खोलता है तो पहले देखता है कि आसपास की आबादी में त्योहार, शादियां और फंक्शन कितने होते हैं। ये सब मार्केट डिमांड समझने की ही बातें हैं। तो वैल्यू क्रिएशन का दूसरा सबक है, अपनी ऑडियंस को जानो। किसे तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, वो क्यों पैसे खर्च करेंगे, उनकी जिंदगी आसान कैसे होगी। अगर ये सवालों के जवाब साफ हैं, तभी तुम्हारा आइडिया टिकेगा। याद रखो, सिर्फ प्रॉब्लम देखना काफी नहीं है, यह भी समझना जरूरी है कि उस प्रॉब्लम से जूझने वाले लोग कितने हैं और क्या वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो भाई, वैल्यू क्रिएशन की दूसरी ईंट यही है, मार्केट डिमांड को पहचानो और सही लोगों के लिए सही सॉल्यूशन बनाओ। अब तक हमने देखा, वैल्यू क्रिएशन का मतलब है प्रॉब्लम पकड़ना और उसका हल देना, और फिर यह देखना कि उस प्रॉब्लम से जूझने वाले लोग कौन हैं और क्या वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल बचता है, अगर मार्केट में पहले से कई लोग वही काम कर रहे हैं, तो तुम्हें क्यों चुना जाएगा। यहीं आती है यूनिकनेस की बात, यानी तुम्हारा सॉल्यूशन बाकियों से अलग और बेहतर कैसे है। अब सोचो, अगर हर मिठाई की दुकान पर रसगुल्ले मिलते हैं, तो लोग एक दुकान को बार बार क्यों चुनेंगे। क्योंकि उसके रसगुल्ले का स्वाद अलग है, या उसकी क्वालिटी भरोसेमंद है, या फिर उसकी सर्विस तेज है। इसी तरह एप्पल ने सिर्फ फोन नहीं बनाया, उसने ऐसा एक्सपीरियंस बनाया जिसमें डिजाइन, प्राइवेसी और स्टेटस तीनों जुड़ गए। स्विगी ने सिर्फ खाना नहीं पहुंचाया, उसने स्पीड और ट्रैकिंग देकर लोगों का भरोसा जीता। ज़ारा ने सिर्फ कपड़े नहीं बेचे, उसने ट्रेंड को फास्ट फैशन बनाकर बाकी से अलग पहचान बनाई। तो यूनिकनेस कई तरीकों से आ सकती है। तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे आसान हो इस्तेमाल करने में, तुम्हारी प्राइसिंग स्मार्ट हो, तुम्हारी क्वालिटी बेमिसाल हो, या फिर तुम्हारी सर्विस इतनी अच्छी हो कि कस्टमर दोबारा सोचे ही नहीं। याद रखो, अगर तुम भीड़ में बस एक और ऑप्शन बनकर खड़े हो गए, तो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू बाकी सबसे अलग और ज्यादा आकर्षक होगी, तो लोग तुम्हें खुद ढूंढेंगे। तो भाई, वैल्यू क्रिएशन की तीसरी ईंट यही है, अपनी यूनिकनेस ढूंढो और उसे इतना साफ दिखाओ कि लोग कहें यही चाहिए। अब तक हमने समझा, पहली चीज है किसी की प्रॉब्लम पकड़ना, दूसरी चीज है मार्केट डिमांड समझना, तीसरी चीज है अपनी यूनिकनेस साफ करना। लेकिन अब सवाल है, क्या यह वैल्यू लंबे समय तक टिकेगी और क्या इसे बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है। यही है स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। देखो, बहुत से बिजनेस इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उनका मॉडल टिकाऊ नहीं होता। शुरुआत में तो सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो तुमने एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खोला, लोग लाइन लगाकर खाने आते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा किचन छोटा है और स्टाफ कम है, तो तुम सबको सर्व नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे लोग तंग आकर दूसरी जगह चले जाएंगे। इसीलिए बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो बड़े लेवल पर भी काम कर सके। इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। अब आती है सस्टेनेबिलिटी, यानी ये वैल्यू सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि सालों तक लोगों के काम आए। नेटफ्लिक्स ने शुरुआत डीवीडी से की, लेकिन टेक्नोलॉजी बदलते ही स्ट्रीमिंग पर आ गया। अमेज़न ने किताबों से शुरुआत की, फिर हर चीज बेचने लगा। दोनों ने खुद को इस तरह बनाया कि टाइम बदलने पर भी टिके रहे। तो भाई, अगर तुम्हारा बिजनेस सिर्फ आज की दिक्कत हल करता है, लेकिन कल काम का नहीं रहेगा, तो वो टिकेगा नहीं। तुम्हें ऐसा सिस्टम बनाना है जो बदलते वक्त के साथ खुद को एडजस्ट कर सके और लगातार बढ़ता रहे। याद रखो, सच्चा बिजनेस वही है जो स्केल कर सके और सस्टेन कर सके, यानी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच पाए और लंबे वक्त तक उनकी जिंदगी आसान बनाता रहे। तो वैल्यू क्रिएशन की चौथी ईंट यही है, ऐसा मॉडल बनाओ जो लंबे समय तक टिके और बढ़ते बढ़ते लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी कर सके। चैप्टर 2, मार्केटिंग। बिजनेस में वैल्यू बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुमने कुछ बनाया है। यही है मार्केटिंग का पहला कदम, अटेंशन, यानी लोगों का ध्यान खींचना। अब देखो, दुनिया पहले से ही शोर से भरी पड़ी है। हर जगह एड्स हैं, ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते इंसान रोज सैकड़ों ब्रांड्स देखता है। तो ऐसे माहौल में तुम्हारा मैसेज अगर भीड़ में दब गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पहला काम है भीड़ से अलग दिखना। सोचो, जब कोका कोला का लाल सफेद लोगो दिखता है, तो 1 सेकंड में पहचान हो जाती है। जब अमूल का नया एड आता है, तो लोग खुद उसे ढूंढते हैं। जब एप्पल नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो मीडिया अपने आप उसकी बातें करने लगता है। ये सब ब्रांड्स जानते हैं कि ध्यान कैसे खींचना है।
लेकिन ध्यान खींचने का मतलब ये नहीं कि आप झूठे वादे करो या शोर मचाओ। असल खेल ये है कि आप अपनी ऑडियंस को उस चीज से जोड़ो जो उनके लिए मायने रखती है। अगर तुम उनके दर्द को, उनकी चाहत को या उनके सपने को छू पाओ, तो तुम्हारा मैसेज भीड़ में दबेगा नहीं, वो सीधे दिल तक जाएगा। तो मार्केटिंग का पहला सबक यही है, लोगों का ध्यान पाना सीखो। क्योंकि जब तक वो तुम्हें देखेंगे नहीं, तब तक तुम्हें खरीदेंगे भी नहीं। अब मान लो तुमने लोगों का ध्यान खींच लिया, लेकिन ध्यान खींचना सिर्फ पहला कदम है। असल खेल तो यहां से शुरू होता है, क्योंकि इंसान हर दिन सैकड़ों चीजें देखता है, पर दिलचस्पी सिर्फ कुछ में ही लेता है, और खरीदता तो उसी से है जिस पर भरोसा करता है। यानी अगला स्टेप है इंटरेस्ट और ट्रस्ट बनाना। सोचो, अगर कोई नया ब्रांड तुमको दिखे और वो अचानक कहे, हमसे खरीदो, हम सबसे अच्छे हैं, क्या तुम तुरंत मान लोगे? शायद नहीं, क्योंकि भरोसा समय और सबूत से बनता है। अब देखो अम्यूल को, उसके एड्स हमेशा रिलेटेबल और मजेदार होते हैं। लोग हंसते भी हैं और कनेक्ट भी करते हैं। यही कनेक्शन धीरे धीरे भरोसे में बदलता है। या फिर देखो टाटा को, क्यों लोग टाटा की गाड़ियों या प्रोडक्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं? क्योंकि सालों से उन्होंने ईमानदारी और क्वालिटी का इमेज बनाया है। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए तुम्हें अपनी ऑडियंस की भाषा बोलनी होगी, उनकी कहानी सुननी होगी, उन्हें यह महसूस कराना होगा कि हाँ, ये ब्रांड हमें समझता है। और ट्रस्ट बनाने के लिए तुम्हें बार बार यह साबित करना होगा कि तुम वही देते हो जो वादा करते हो। तो मार्केटिंग का दूसरा सबक है, लोगों को सिर्फ आकर्षित मत करो, उन्हें जोड़ो और भरोसा दो। क्योंकि बिना भरोसे कोई रिश्ता लंबा नहीं चलता, और बिजनेस भी एक रिश्ता ही है। अब मान लो लोगों का ध्यान भी तुम्हारे पास है और उन्होंने तुम पर भरोसा भी करना शुरू कर दिया, लेकिन सवाल यह है, आखिर वो तुमसे क्यों खरीदें? यहीं आती है तीसरी चीज, अपनी वैल्यू को साफ साफ दिखाना। याद रखो, कस्टमर को जटिल बातें समझने का टाइम नहीं होता। अगर तुम्हें उन्हें कन्विंस करना है, तो तुम्हारा मैसेज सीधा और सिंपल होना चाहिए। एक लाइन में बताऊं, तुम्हारा प्रोडक्ट उनकी जिंदगी कैसे आसान करेगा। सोचो, जोमेटो कहता है हंग्री, ऑर्डर फूड ऑनलाइन। नेटफ्लिक्स कहता है वॉच एनीवेयर। कैंसल एनी टाइम। स्विगी कहता है नो ऑन ऑर्डर टू स्मॉल। इतना आसान और साफ मैसेज कि सुनते ही समझ में आ जाए, अरे ये तो मेरी समस्या का हल है। लेकिन अगर तुमने वैल्यू को उलझाकर पेश किया, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। वैल्यू दिखाने का मतलब सिर्फ फायदे गिनाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा। अगर तुम हेल्थ प्रोडक्ट बेचते हो, तो बताओ कि यह उनकी सेहत को कैसे बेहतर करेगा। अगर तुम सॉफ्टवेयर बेचते हो, तो बताओ कि यह उनका टाइम और मेहनत कैसे बचाएगा। अगर तुम कपड़े बेचते हो, तो बताओ कि यह उन्हें कैसा फील कराएंगे। तो मार्केटिंग का तीसरा सबक यही है, अपनी वैल्यू को इतना क्लियर और रिलेटेबल बनाओ कि कस्टमर को दोबारा सोचना ही ना पड़े। अब तक तुमने लोगों का ध्यान खींचा, उनमें दिलचस्पी जगाई और भरोसा बनाया, और फिर अपनी वैल्यू साफ साफ समझाई। लेकिन मार्केटिंग यहीं खत्म नहीं होती। असल मकसद है लोग खरीदें और दोबारा आते रहें। पहली खरीद को कहते हैं कन्वर्जन, और दूसरी, तीसरी, बार बार की खरीद को कहते हैं रिटेंशन। सोचो, अगर कोई कस्टमर तुमसे एक बार खरीद लेता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता, तो तुम्हें हर बार नए कस्टमर खोजने पड़ेंगे। यह काम महंगा भी है और थकाऊ भी। लेकिन अगर एक बार कस्टमर खुश हो गया और वो बार बार तुम्हारे पास लौटे, तो वही तुम्हारे बिजनेस की असली ताकत है। Amazon प्राइम यही करता है। वो सिर्फ सस्ता डिलीवरी ऑफर नहीं करता, बल्कि मूवीज, म्यूजिक और लगातार बेहतरीन सर्विस देता है। नतीजा, कस्टमर एक बार जुड़ता है तो सालों तक जुड़ा रहता है। या देखो स्टारबक्स को, लोग सिर्फ कॉफी नहीं खरीदते, बल्कि उस माहौल और अनुभव के लिए बार बार लौटते हैं। रिटेंशन का खेल दो चीजों पर टिका है, कस्टमर का भरोसा मत तोड़ो, और उन्हें हर बार ऐसा अनुभव दो कि वो कहें, ये तो हमारी आदत बन गई। तो मार्केटिंग का चौथा और आखिरी सबक यही है, सिर्फ बेचने तक मत रुको। ऐसा अनुभव दो कि कस्टमर खुद तुम्हारे पास बार बार लौट कर आए। चैप्टर 3, सेल्स। सेल्स की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं होती, सेल्स की शुरुआत कस्टमर से होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर मैंने खूब बातें की, खूब तारीफ की, तो कस्टमर मान जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि बेचने से पहले सुनना ज्यादा जरूरी है। सोचो, अगर कोई तुम्हें प्रोडक्ट बेचने आए
और तुम्हारी बात ही ना सुने तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद तुम सोचो, इसको मेरी जरूरत का पता ही नहीं, ये बस अपना माल ठेलना चाहता है। लेकिन अगर वही इंसान पहले तुमसे पूछे, आपको सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज में है, आप किस तरह का हल ढूंढ रहे हो, और फिर ध्यान से तुम्हारी बात सुने, तो तुम्हें लगेगा, हाँ, ये मुझे समझ रहा है। यही पहला कदम है, कस्टमर को समझना। हर इंसान की प्रॉब्लम, चाहत और शौक अलग होते हैं। कोई प्राइस को लेकर सोचता है, कोई क्वालिटी को लेकर, कोई बस भरोसा चाहता है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि सामने वाला किस चीज से जूझ रहा है, तब तक तुम्हारी सेल्स बस अंधेरे में तीर चलाने जैसी होगी। इसलिए सुनो ज्यादा, बोलो कम। कस्टमर के सवालों, उनके हाव भाव और उनकी असली जरूरत पर ध्यान दो। तो सेल्स का पहला सबक यही है, बेचना मत शुरू करो, पहले समझना शुरू करो। क्योंकि जब कस्टमर को लगेगा कि ये मुझे सच में समझता है, तभी वो तुम्हारी बात सुनने और खरीदने के लिए तैयार होगा। अब मान लो तुमने कस्टमर की बात ध्यान से सुनी, उसकी प्रॉब्लम, उसकी चाहत और उसके शौक को अच्छे से समझ लिया। तो अगला कदम है अपना ऑफर पेश करना। लेकिन याद रखो, ऑफर पेश करने का मतलब ये नहीं कि तुम फीचर्स की लिस्ट सुनाओ। असल बात यह है कि तुम कस्टमर को साफ साफ दिखाओ, ये चीज तुम्हारी जिंदगी आसान करेगी। सोचो, अगर कोई डॉक्टर दवा दे लेकिन ये ना बताए कि वो दवा किस तकलीफ को ठीक करेगी, तो तुम भरोसा करोगे? शायद नहीं। लेकिन वही डॉक्टर अगर कहे, ये दवा तुम्हारे सिर दर्द को आधे घंटे में कम कर देगी, तो तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा कि फायदा क्या है। सेल्स में भी यही नियम है, कस्टमर को फायदा दिखाओ, फीचर नहीं। मोबाइल बेचते हो, मत कहो इसमें 5000 मिली एम्पियर घंटे बैटरी है। कहो, इससे तुम बिना चार्ज किए पूरा दिन आराम से फोन चला सकते हो। सॉफ्टवेयर बेचते हो, मत कहो इसमें 20 ऑप्शंस हैं। कहो, यह तुम्हारा रोज का 2 घंटे का काम सिर्फ 20 मिनट में कर देगा। कपड़े बेचते हो, मत कहो यह 100% कॉटन है। कहो, इसे पहनकर तुम्हें पूरा दिन आराम और स्टाइल दोनों मिलेगा। याद रखो, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग नतीजा खरीदते हैं। तो सेल्स का दूसरा सबक यही है, अपना ऑफर ऐसे पेश करो कि कस्टमर तुरंत देख सके, ये मेरी समस्या का हल है। अब सोचो, तुमने कस्टमर को ध्यान से सुना, उसकी जरूरत समझी और अपना ऑफर भी क्लियर तरीके से पेश किया। लेकिन क्या कस्टमर तुरंत बोलेगा, हाँ, ये लो पैसे? शायद नहीं, क्योंकि हर कस्टमर के मन में कुछ न कुछ शक और सवाल होते ही हैं। इसे ही कहते हैं ऑब्जेक्शंस। कस्टमर सोच सकता है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या नहीं, कहीं पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, दूसरी जगह सस्ता मिलेगा तो, ये सच में काम करेगा या बस बातें ही हैं। अगर तुम इन सवालों को नजरअंदाज कर दोगे तो कस्टमर चुपचाप मना कर देगा। लेकिन अगर तुम धैर्य से सुनो और ईमानदारी से जवाब दो, तो वही शक तुम्हारे लिए भरोसे का मौका बन जाएगा। सोचो, जब तुम किसी दुकान पर जाते हो और पूछते हो, अगर ये काम न करे तो, और दुकानदार मुस्कुराकर कहे, सर, अगर आपको संतुष्टि न मिले तो हम रिफंड देंगे, तो क्या तुम्हारा भरोसा नहीं बढ़ेगा? या फिर तुम कार खरीदने जाओ और पूछो, माइलेज कैसा रहेगा, और सेल्समैन कहे, सर, टेस्ट ड्राइव कीजिए, खुद अनुभव कर लीजिए, तो तुम्हें लगेगा, हाँ, ये छुपा कुछ नहीं रहा। यही असली खेल है। आपत्तियों को डिफेंड मत करो, बल्कि उन्हें सुलझाओ। तो सेल्स का तीसरा सबक यही है, कस्टमर के शक को दबाओ मत, सुनो और भरोसे के साथ दूर करो। क्योंकि हर सवाल का ईमानदार जवाब ना को हाँ में बदल सकता है। अब तक का सफर देखो, तुमने कस्टमर को समझा, अपना ऑफर पेश किया, उसके सारे शक और आपत्तियां भी दूर कर दी। अब बारी है आखिरी स्टेप की, क्लोजिंग, यानी कस्टमर को हाँ कहने तक ले जाना। बहुत से लोग इस मोड़ पर हिचकिचा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कस्टमर को ज्यादा प्रेशर न डालें। लेकिन याद रखो, अगर तुमने उसकी जरूरत सही समझी है और ईमानदारी से हल पेश किया है, तो क्लोजिंग प्रेशर नहीं है, बल्कि एक सर्विस है। सोचो, डॉक्टर अगर दवा लिखकर भी कहे, आप चाहो तो लो वरना मत लो, तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? अच्छा, डॉक्टर यही कहता है, ये दवा लीजिए, इससे आपका दर्द ठीक होगा। सेल्स में भी यही होता है। तुम्हें आत्मविश्वास से कहना है, ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है और आज से आप इसे इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, सेल्स सिर्फ डील क्लोज करने पर खत्म नहीं होती। असल सेल्स तो वहीं से शुरू होती है,
जब कस्टमर पहली बार खरीदता है तभी तुम्हारे पास उसे खुश करने का मौका आता है। अगर तुमने उसका अनुभव शानदार बना दिया तो वो बार बार लौटेगा, और अगर तुमने उसे खुश नहीं किया तो वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं छोड़ेगा बल्कि दूसरों को भी बताएगा कि तुम पर भरोसा न करे। सबसे सफल बिजनेस वही है जो लंबे रिश्ते बनाते हैं। Amazon, एप्पल, स्टारबक्स, ये सब सिर्फ एक बार बेचने पर नहीं रुके। इन्होंने कस्टमर को इतना अच्छा अनुभव दिया कि वो आज भी बार बार उन्हीं के पास जाते हैं। तो सेल्स का चौथा और आखिरी सबक यही है, डील क्लोज करो लेकिन रिश्ता मत तोड़ो। कस्टमर को ऐसा अनुभव दो कि वो खुद कहे, मैं यहां सिर्फ खरीदने नहीं, जुड़ने आया हूं। चैप्टर 4, वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू डिलीवरी का मतलब है जो प्रॉमिस तुमने किया है उसे सच में कस्टमर तक पहुंचाना। क्योंकि बिजनेस सिर्फ बेचने तक नहीं है, असली खेल है डिलीवर करना। अब तक का सफर याद करो। तुमने वैल्यू बनाई, मार्केटिंग से लोगों का ध्यान खींचा, सेल्स में उनका भरोसा जीता और डील क्लोज की। लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू होता है। क्या तुमने जो वादा किया था उसे पूरा कर पाओगे? कस्टमर ने तुम्हें पैसे सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस के लिए नहीं दिए, उसने तुम्हें अपने भरोसे की चाबी दी है। और अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो सिर्फ एक सेल नहीं टूटेगी बल्कि पूरा रिश्ता टूट जाएगा। सोचो, अगर किसी ने तेज डिलीवरी का वादा किया और पार्सल हफ्तों बाद पहुंचे तो क्या तुम दोबारा ऑर्डर दोगे? या अगर किसी रेस्टोरेंट ने फ्रेश फूड कहा और खाना बासी निकला तो क्या तुम वहां फिर जाओगे? शायद कभी नहीं। वादे को निभाना ही बिजनेस की असली नींव है, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स से तुम उम्मीदें जगाते हो और वैल्यू डिलीवरी से उन उम्मीदों को सच करते हो। याद रखो, अगर प्रॉमिस छोटा है लेकिन पूरा होता है तो कस्टमर खुश रहेगा, लेकिन अगर प्रॉमिस बड़ा है और पूरा नहीं हुआ तो भरोसा हमेशा के लिए खो जाएगा। तो वैल्यू डिलीवरी का पहला सबक यही है, जो वादा करो उसे निभाओ, क्योंकि बिजनेस में भरोसा सबसे कीमती करेंसी है। मान लो तुमने एक बार कस्टमर को बेहतरीन सर्विस दी, वो खुश हुआ, उसने तुम्हारी तारीफ भी की, लेकिन अगली बार जब वो लौटा और उसे वही क्वालिटी नहीं मिली तो क्या होगा? शायद वो सोचेगा, पहली बार तो अच्छा था लेकिन यह भरोसे लायक नहीं है। और यही सोच उसे हमेशा के लिए तुमसे दूर कर सकती है। कस्टमर सिर्फ कभी कभी अच्छा अनुभव नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर बार उसे वही भरोसेमंद क्वालिटी मिले। यही है कंसिस्टेंसी। सोचो, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर चाहे दिल्ली में खाओ या न्यूयॉर्क में, स्वाद लगभग एक जैसा होता है। स्टारबक्स की कॉफी हर बार वही एहसास देती है। Amazon से ऑर्डर करो तो तुम्हें मालूम है डिलीवरी टाइम पर आएगी। यही कंसिस्टेंसी उन्हें ब्रांड बनाती है। क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दो पहिए हैं। सिर्फ एक बार क्वालिटी दिखाकर कस्टमर नहीं टिकेगा, और सिर्फ कंसिस्टेंसी रखकर लेकिन क्वालिटी गिराकर भी कस्टमर नहीं टिकेगा। असल ताकत है हर बार वही भरोसा, वही स्टैंडर्ड, वही अनुभव देना। तो वैल्यू डिलीवरी का दूसरा सबक यही है, क्वालिटी को स्टैंडर्ड बनाओ और कंसिस्टेंसी को आदत, क्योंकि यही वो कैपिटल है जो ब्रांड को लंबे समय तक टिकाता है। अब एक बात समझो, वैल्यू डिलीवरी का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट हाथ में पकड़ा देना नहीं है। असल मायने रखता है पूरा अनुभव। कस्टमर सिर्फ ये नहीं देखता कि उसे क्या मिला, बल्कि ये भी देखता है कि कैसे मिला। सोचो, अगर तुम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और प्रोडक्ट सही समय पर, अच्छे पैकिंग में और मुस्कुराते हुए डिलीवरी बॉय से मिलता है तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद तुम कहोगे, वाह, कितना आसान और सुखद अनुभव था। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट देर से आए, पैकिंग टूटी हो और कोई मदद करने वाला ना हो तो तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एक्सपीरियंस और कन्वीनियंस ही वो चीज है जो कस्टमर को बार बार वापस लाती है। उबर और ओला ने सिर्फ गाड़ी नहीं दी बल्कि सुविधा दी। ऐप से बुक करो, लोकेशन ट्रैक करो और कैशलेस पेमेंट करो। जोमाटो ने सिर्फ खाना नहीं पहुंचाया बल्कि अनुभव दिया। ऑर्डर ट्रैक करो, टाइम जानो और रिव्यू पढ़ो। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता बल्कि स्टोर से लेकर अनबॉक्सिंग तक पूरा प्रीमियम अनुभव देता है। याद रखो, कस्टमर हमेशा आसान रास्ता चाहता है। अगर तुमने उसका समय, मेहनत और दिमाग बचा लिया तो वो तुम्हारे पास दोबारा जरूर आएगा। तो वैल्यू डिलीवरी का तीसरा सबक यही है, सिर्फ प्रोडक्ट मत दो, अनुभव और सुविधा दो। यही चीज कस्टमर को तुमसे जोड़कर रखेगी। अब मान लो तुमने प्रॉमिस निभाया, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखी और कस्टमर को बेहतरीन अनुभव भी दिया, लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता।
बिजनेस को टिकाना और बढ़ाना है तो तुम्हें दो काम लगातार करने होंगे, सुधार और विस्तार। देखो, कस्टमर की उम्मीदें कभी रुकती नहीं। आज जो चीज उन्हें वाह लगती है, कल वही नॉर्मल लगने लगेगी। इसलिए लगातार छोटे छोटे सुधार जरूरी हैं। अगर तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो तो हर बार मेन्यू में कुछ नया जोड़ो। अगर तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो अपडेट्स देते रहो। अगर तुम सर्विस दे रहे हो तो कस्टमर फीडबैक से उसे और बेहतर बनाओ। यही छोटे सुधार कस्टमर को महसूस कराते हैं कि ये ब्रांड हमारे बारे में सोचता है। अब आती है बात स्केलिंग की। अगर तुम सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रह गए तो बिजनेस छोटा ही रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने सिस्टम ऐसा बनाया जो बड़ी संख्या में लोगों तक वैल्यू पहुंचा सके तो तुम्हारा बिजनेस सच में उड़ान भर पाएगा। Amazon ने किताबों से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे हर चीज बेचने लगा। स्विगी ने सिर्फ फूड डिलीवरी से शुरुआत की, फिर ग्रोसरी और इंस्टामार्ट तक स्केल किया। तो वैल्यू डिलीवरी का आखिरी सबक यही है, सुधार करते रहो और स्केल करते रहो। यही दो चीजें बिजनेस को लंबी रेस का घोड़ा बनाती हैं। चैप्टर 5, फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब है अपने बिजनेस के पैसों को समझना, संभालना और सही जगह लगाना। क्योंकि अगर पैसे का हिसाब गड़बड़ा गया तो सबसे अच्छा आइडिया और सबसे बड़ी कंपनी भी डूब सकती है। बिजनेस की दुनिया में सबसे अहम चीज क्या है? कई लोग कहेंगे प्रॉफिट, लेकिन हकीकत यह है कि किसी बिजनेस की असली सेहत दिखती है कैश फ्लो से। कैश फ्लो का मतलब है कितना पैसा अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। अगर पैसा समय पर आ रहा है और समझदारी से जा रहा है तो बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन अगर पैसे का फ्लो रुक गया तो सबसे बड़ी कंपनी भी ठप हो सकती है। सोचो, कई बार बिजनेस पेपर पर प्रॉफिट दिखाते हैं, मतलब अकाउंट्स में लिखा है कि मुनाफा हो रहा है, लेकिन अगर कस्टमर से पैसे देर से मिल रहे हैं या खर्चे समय पर निकल रहे हैं तो कैश हाथ में नहीं रहेगा। और जब कैश हाथ में नहीं तो बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे है जैसे तुम्हारे पास बहुत सारा सोना हो, लेकिन जेब में रोज खर्च करने के लिए पैसे ना हो। Amazon जैसी कंपनियां शुरुआत में सालों तक प्रॉफिट नहीं दिखाती थी, लेकिन उनका कैश फ्लो मजबूत था, क्योंकि हर महीने लाखों कस्टमर पैसा दे रहे थे। यही वजह है कि वो टिके रहे और धीरे धीरे बड़े होते गए। तो याद रखो, प्रॉफिट तुम्हें कागज पर अमीर दिखा सकता है, लेकिन कैश फ्लो ही तुम्हें असल में बिजनेस जिंदा रखने की ताकत देता है। तो फाइनेंस का पहला सबक यही है, हमेशा कैश फ्लो पर नजर रखो, क्योंकि पैसा तभी मायने रखता है जब वो सही समय पर तुम्हारे पास आए और सही तरीके से इस्तेमाल हो। हर बिजनेस का आखिरी लक्ष्य क्या है? साफ है, प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट ही वो ईंधन है जिससे बिजनेस आगे बढ़ता है। लेकिन प्रॉफिट सिर्फ सेल्स बढ़ाने से नहीं आता। असल खेल है खर्चों को समझना और कंट्रोल करना। सोचो, अगर तुम्हारा बिजनेस 1 करोड़ की सेल्स कर रहा है लेकिन खर्चे 99 लाख हैं तो बचा क्या? सिर्फ 1 लाख। दूसरी तरफ अगर कोई 20 लाख की सेल्स करता है लेकिन खर्चे सिर्फ 10 लाख हैं तो प्रॉफिट पूरे 10 लाख होगा। यानी बात सिर्फ कमाई की नहीं है, बल्कि उस कमाई में से कितना बचा, यही असली तस्वीर है। प्रॉफिट इक्वल इनकम माइनस कॉस्ट। सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन पूरी फाइनेंस की नींव इसी पर खड़ी है। अब कॉस्ट 2 तरह के होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे किराया, स्टाफ की सैलरी, मशीनरी, ये खर्चे हर महीने तय रहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल, डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग, ये सेल्स के हिसाब से बढ़ते घटते हैं। अगर तुमने इन दोनों को स्मार्टली मैनेज कर लिया तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। याद रखो, सिर्फ सेल्स बढ़ाने पर मत भागो, खर्चों को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। बिजनेस की असली ताकत इसी बैलेंस में है, कमाई को बढ़ाना और खर्चों को सही जगह रोकना। तो फाइनेंस का दूसरा सबक यही है, प्रॉफिट कमाना ही काफी नहीं, बल्कि खर्चों को समझदारी से संभालना भी उतना ही अहम है। अब तक तुमने सीखा कैश फ्लो को संभालना और खर्चों पर कंट्रोल रखना, लेकिन अगला बड़ा सवाल है, कमाए हुए पैसों का करोगे क्या? यहीं आता है तीसरा सबक, इन्वेस्टमेंट। देखो, बिजनेस में पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं है। पैसे को सही जगह लगाना जरूरी है ताकि बिजनेस और बड़ा हो सके। अगर तुमने प्रॉफिट को सिर्फ बैंक में पड़ा रहने दिया तो उसका असर सीमित रहेगा, लेकिन अगर उसी पैसे से तुमने नई मशीन लगाई, मार्केटिंग पर खर्च किया या टीम को बेहतर बनाया तो वही पैसा बिजनेस को अगले लेवल तक ले जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज का पैसा लगाकर कल और ज्यादा कमाना। सोचो, रिलायंस ने पेट्रोलियम से कमाए पैसे को टेलीकॉम में लगाया
और जियो से पूरे देश का खेल बदल दिया। फ्लिपकार्ट ने अपनी कमाई को लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सिस्टम में लगाया, तभी वो अमेज़न जैसी कंपनी से मुकाबला कर पाया। लेकिन याद रखो, हर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ नहीं लाता। गलत जगह लगाया पैसा बिजनेस को डुबा भी सकता है। इसलिए सबसे अहम है सोच समझकर, रिसर्च करके और स्ट्रैटेजी बनाकर निवेश करना। तो फाइनेंस का तीसरा सबक यही है, पैसा सिर्फ कमाने या बचाने की चीज नहीं है, बल्कि सही जगह लगाने की ताकत है। यही इन्वेस्टमेंट तुम्हारे बिजनेस की असली ग्रोथ को तय करता है। अब आखिरी और सबसे अहम बात, बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, बल्कि पैसे संभालने का भी है। कई बार लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन न होने की वजह से सब गंवा देते हैं। इसलिए चौथा सबक है अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या? हर महीने का बजट बनाना, कितना कमाना है, कितना खर्च करना है, सेविंग करना ताकि भविष्य के लिए कैश रिजर्व बना रहे, और सबसे जरूरी इमरजेंसी फंड रखना, क्योंकि बिजनेस की दुनिया अनिश्चित है। कभी मार्केट गिर सकता है, कभी कस्टमर पेमेंट रोक सकते हैं, कभी अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है। ऐसे वक्त में वही बिजनेस टिकता है जिसके पास पहले से तैयारी होती है। सोचो, पेंडेमिक के दौरान कितने बिजनेस अचानक बंद हो गए क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड ही नहीं था। लेकिन जिनके पास रिजर्व थे, उन्होंने न सिर्फ सरवाइव किया, बल्कि और मजबूत बनकर लौटे। याद रखो, पैसे कमाना टैलेंट है, पैसे संभालना बुद्धिमानी है, और लंबे समय तक टिकना यही असली सफलता है। तो फाइनेंस का चौथा और आखिरी सबक यही है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाओ, क्योंकि यही आदत तुम्हारे बिजनेस को सुरक्षित, मजबूत और लंबी रेस का खिलाड़ी बनाएगी। चैप्टर 6, द ह्यूमन माइंड। बिजनेस सिर्फ सिस्टम, प्रोडक्ट और पैसे से नहीं चलता। उसकी असली जड़ है इंसानी दिमाग, क्योंकि हर कस्टमर, हर एम्प्लॉय, हर फाउंडर सब इंसान हैं। और इंसान का दिमाग कैसे सोचता है, यही तय करता है कि बिजनेस सफल होगा या नहीं। बिजनेस की दुनिया में एक दिलचस्प सच है, लोग चीजों को जैसी समझते हैं वैसी ही रिएक्ट करते हैं। असलियत क्या है, ये अक्सर पीछे छूट जाती है। सोचो, दो दुकानें एक जैसी टी शर्ट बेच रही हैं। एक कहती है ये सादा कॉटन की टी शर्ट है, दूसरी कहती है ये प्रीमियम हैंड पिक्ड कॉटन है जो तुम्हें क्लासिक लुक देगा। अब बताओ, कस्टमर किसे ज्यादा वैल्यू देगा? जाहिर है दूसरी को, क्योंकि उसने प्रोडक्ट नहीं बल्कि धारणा बेची। परसेप्शन ही वो ताकत है जो आम चीज को खास बना देती है। वही कॉफी स्टारबक्स में प्रीमियम अनुभव लगती है, वही फोन एप्पल का लोगो लगते ही लग्जरी लगने लगता है, वही टैक्सी उबर ऐप से बुक होते ही सुविधा बन जाती है। असल में लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं कहानी, अनुभव और भरोसा। इसलिए बिजनेस का पहला सबक है, अपनी वैल्यू को लोगों की नजर से देखो। अगर उनकी धारणा पॉजिटिव है तो तुम जीतोगे, और अगर धारणा बिगड़ गई तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। याद रखो, प्रोडक्ट असलियत है, लेकिन बिजनेस धारणा से चलता है। अब जरा इंसान के दिमाग का असली ईंधन समझो, मोटिवेशन। हर इंसान दो ताकतों से चलता है, कुछ पाने की चाहत और कुछ खोने का डर। सोचो, कोई जिम क्यों ज्वाइन करता है? क्योंकि वो फिट बॉडी चाहता है और बीमारियों से बचना चाहता है। कोई इंश्योरेंस क्यों लेता है? क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए और जोखिम से डर है। बिजनेस में ये मोटिवेशन समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम जान जाओ कि तुम्हारा कस्टमर किस चीज से प्रेरित होता है, तो तुम ऐसा ऑफर बना सकते हो जो सीधे उसके दिल को छू जाए। जोमाटो और स्विगी भूख मिटाने की चाहत को टारगेट करते हैं। नाइकी कहता है जस्ट डू इट, ताकि लोग अपनी लिमिट तोड़ने के लिए मोटिवेट हों। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डर दिखाते हैं, अगर तैयारी सही नहीं की तो एग्जाम में पीछे रह जाओगे। सिर्फ कस्टमर ही नहीं, तुम्हारी टीम भी मोटिवेशन से चलती है। कभी वो ग्रोथ और रिकॉग्निशन से प्रेरित होती है, तो कभी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम के मोटिवेशन को पहचान कर उन्हें सही दिशा दे। तो दूसरा सबक ये है, मोटिवेशन हर इंसान के दिमाग की चाबी है। अगर तुम ये समझ गए कि सामने वाला किस चाहत या किस डर से चलता है, तो तुम्हारे पास उसे इन्फ्लुएंस करने की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं इंसान के सबसे अहम पहलू की, डिसीजन मेकिंग। तुम सोचते हो लोग फैसले लॉजिक से लेते हैं। असलियत यह है कि ज्यादातर फैसले इमोशन से लिए जाते हैं। लॉजिक तो बाद में सिर्फ उस फैसले को सही ठहराने के लिए आता है। सोचो,
कोई महंगा आईफोन क्यों लेता है? क्योंकि उसे टेक्निकली जरूरत है? नहीं, बल्कि उसे स्टेटस और प्रीमियम फीलिंग चाहिए। कोई ब्रांडेड जूते क्यों खरीदता है? क्योंकि पैरों को ढकने के लिए साधारण जूते भी काफी हैं। असल वजह है स्टाइल, पहचान और इमोशन। बिजनेस का बड़ा हिस्सा इसी को समझने में है। कस्टमर किस इमोशन से प्रेरित होकर फैसला लेगा? डर, खुशी, भरोसा, सुविधा, स्टेटस, यही वो बटन हैं जिन्हें दबाकर इंसान फैसले करता है। कंपनियां इन्हीं बटनों को टारगेट करती हैं। अमेजन सुविधा पर खेलता है, वन क्लिक बाय। कोका कोला खुशी पर, ओपन हैप्पीनेस। लग्जरी ब्रांड्स स्टेटस पर। यह सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है। तुम्हारा काम है कस्टमर को सही जानकारी और भरोसा देकर उसके फैसले को गाइड करना, ना कि उसे धोखा देकर। क्योंकि इमोशन से बना भरोसा अगर टूटा तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। तो तीसरा सबक यही है, इंसान फैसले दिल से लेता है और दिमाग से उसे सही ठहराता है। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम किसी भी कस्टमर के फैसले को सही दिशा दे सकते हो। इंसान का दिमाग एक खास पैटर्न पर चलता है। वो जो चीज बार बार करता है वही उसकी आदत बन जाती है, और एक बार आदत बन गई तो वो काम अपने आप होने लगता है। सोचो, सुबह उठते ही तुम सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल चेक करते हो। क्यों? क्योंकि ये अब तुम्हारी आदत बन चुकी है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब सिर्फ ऐप्स नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों की डेली हैबिट्स बन चुके हैं। इसीलिए ये कंपनियां इतनी बड़ी और टिकाऊ हैं। बिजनेस में भी यही जादू है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की आदत बन गया तो समझ लो तुम्हारा बिजनेस लंबी रेस का घोड़ा है। अमेज़न की वन क्लिक शॉपिंग ने शॉपिंग को आदत बना दिया। जोमेटो ने भूख लगते ही ऐप खोलो और खाना मंगाओ जैसी हैबिट बना दी। गूगल तो इतना आदतन है कि लोग कहते ही नहीं सर्च करो, बल्कि बोलते हैं गूगल कर लो। लेकिन याद रखो, आदत सिर्फ सुविधा से नहीं बनती, उसके पीछे होना चाहिए भरोसा, कंसिस्टेंसी और एक्सपीरियंस। तो चौथा सबक यही है, अगर तुम लोगों के बिहेवियर को समझकर अपनी वैल्यू को उनकी आदत बना सके तो तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं रुकेगा। चैप्टर 7, वर्किंग विथ योरसेल्फ। बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ मार्केट, कस्टमर और टीम को समझना काफी नहीं है। सबसे बड़ा पार्टनर तो तुम खुद हो। अगर तुमने अपने आप को सही तरह से मैनेज नहीं किया तो बिजनेस कभी सही से नहीं चल पाएगा। बिजनेस की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है, खुद से। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत क्या है और तुम्हारी कमजोरी कहां है, तो आगे का हर कदम अधूरा होगा। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को साफ साफ पहचानना। सोचो, कई लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें लगता है कि यह काम मेरे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ लोगों से जुड़ने की है तो तुम सेल्स और नेटवर्किंग में अच्छे रहोगे। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ एनालिसिस की है तो तुम डेटा और स्ट्रेटजी में बेहतर होंगे। और अगर तुम्हारी कमजोरी फाइनेंस है तो तुम्हें या तो सीखना पड़ेगा या किसी एक्सपर्ट को साथ लाना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस कोई कमजोरी मानने की बात नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि कहां अच्छे हो और कहां नहीं, तो तुम सही फैसले ले पाते हो। याद रखो, बिजनेस में जीत उसी की होती है जो अपनी ताकत को बढ़ाकर खेलता है और अपनी कमजोरी को समझकर उसे मैनेज करना सीखता है। तो पहला सबक यही है, खुद को जानो। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझे तो दुनिया तुम्हें हिलाकर रख देगी। अब बात करते हैं दो सबसे कीमती चीजों की, समय और ऊर्जा। बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं चलता, बल्कि सही दिशा में लगाई गई मेहनत से चलता है। कई लोग दिन रात काम करते रहते हैं लेकिन फिर भी नतीजे नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने टाइम और एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करना नहीं सीखा। सोचो, अगर तुम छोटी छोटी कम जरूरी चीजों में उलझे रहोगे तो बड़े कामों के लिए ना तो टाइम बचेगा ना ऊर्जा। यही वजह है कि बहुत लोग बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सही काम को सही वक्त पर करना, और एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब है दिन के उस हिस्से को पहचानना जब तुम सबसे फोकस्ड और एनर्जेटिक होते हो, और उस समय को सबसे अहम काम में लगाना। जैसे सुबह तुम्हारा दिमाग फ्रेश है तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करो। कम एनर्जी वाले समय को ईमेल या छोटे छोटे कामों के लिए रखो। बड़े उद्यमी यही करते हैं, वे अपनी एनर्जी को बचाकर सबसे जरूरी कामों में लगाते हैं, बाकी काम टीम या सिस्टम को सौंप देते हैं। याद रखो, टाइम अनलिमिटेड नहीं है।
एनर्जी रिन्यू होती है, लेकिन बर्बाद भी हो सकती है। तो दूसरा सबक यही है, सिर्फ मेहनत मत करो, स्मार्ट मेहनत करो। सही काम पर सही समय और ऊर्जा लगाओ। यही आदत बिजनेस को तेज और टिकाऊ बनाएगी। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की आवाजें, छोटी छोटी चीजें जो हर वक्त तुम्हारा ध्यान तोड़ती रहती हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो फोकस रहते हैं। सोचो, अगर सूरज की रोशनी को ऐसे ही फैलने दो तो वो सिर्फ रोशनी ही रहेगी, लेकिन अगर उसी रोशनी को लेंस से फोकस करो तो वो आग भी लगा सकती है। यही ताकत है फोकस की। फोकस का मतलब है एक समय पर एक ही काम करना और उसे पूरा ध्यान देकर खत्म करना। लेकिन फोकस अकेला काफी नहीं है, उसके साथ चाहिए डिसिप्लिन, क्योंकि कोई भी बड़ा रिजल्ट रातों रात नहीं आता। छोटे छोटे काम जब रोज अनुशासन से दोहराए जाते हैं तो वे बड़े नतीजे में बदल जाते हैं। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना धीरे धीरे फिटनेस को लाइफस्टाइल बना देता है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना कुछ सालों बाद तुम्हें एक्सपर्ट बना देता है। बिजनेस भी इसी फॉर्मूले पर चलता है। अगर तुम फोकस खो दोगे तो मौके खो दोगे। अगर तुम अनुशासन छोड़ दोगे तो रिजल्ट कभी स्थायी नहीं होगा। तो तीसरा सबक यही है, फोकस और डिसिप्लिन वो हथियार हैं जो औसत इंसान को भी असाधारण बना सकते हैं। इनके बिना मेहनत अधूरी है और इनके साथ मंजिल पक्की है। बिजनेस की असली दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि बाजार बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और लोग भी बदलते रहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा नियम है, अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो बढ़ना भी बंद हो जाएगा। कंटिन्यूअस ग्रोथ का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, हर गलती से सबक लेना और हर नई चीज को सीखकर खुद को अपडेट रखना। सोचो, नोकिया कभी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड था, लेकिन उसने बदलाव के साथ खुद को अपडेट नहीं किया और नतीजा, वो लगभग गायब हो गया। दूसरी तरफ एप्पल, गूगल और अमेज़न जैसे ब्रांड्स लगातार सीखते रहे, नए नए इनोवेशन लाते रहे और इसलिए आज भी टॉप पर हैं। लेकिन कंटिन्यूअस ग्रोथ सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। नए स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना, कोर्सेज करना और गलतियों से घबराने की बजाय उनसे सीखना, यही आदत तुम्हें आगे रखेगी। याद रखो, ग्रोथ का मतलब कभी परफेक्ट बनना नहीं है। ग्रोथ का मतलब है कल से आज बेहतर होना और आज से कल और बेहतर बनना। तो चौथा सबक यही है, सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि वही इंसान और वही बिजनेस लंबे समय तक टिकता है जो लगातार बदलता और आगे बढ़ता रहता है। चैप्टर 8, वर्किंग विथ अदर्स। बिजनेस सिर्फ तुम्हारे दम पर नहीं चलता, इसमें कस्टमर, पार्टनर, टीम, इन्वेस्टर्स सबकी भूमिका होती है और सबसे बड़ा स्किल यही है, दूसरों के साथ सही तरह से काम करना। बिजनेस की दुनिया में एक सबसे बड़ा सच है, अगर कम्युनिकेशन सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होगा। दूसरों के साथ काम करने की बुनियाद ही है साफ और ईमानदार बातचीत, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये भरोसा बनाते हैं या तोड़ते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा कस्टमर तुम्हारी बात को समझ ही नहीं पाया तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट पर भरोसा कैसे करेगा? अगर तुम्हारी टीम को साफ दिशा ही नहीं मिली तो वो सही काम कैसे करेगी? कम्युनिकेशन का पहला नियम है सही शब्दों का इस्तेमाल। जो कहना है वही साफ साफ कहो। अधूरी या घुमाकर कही गई बात हमेशा कंफ्यूजन पैदा करती है। दूसरा नियम है सुनना। ज्यादातर लोग बोलने में अच्छे होते हैं लेकिन सुनने में कमजोर। जब तुम सामने वाले को ध्यान से सुनते हो तो वो खुद को इज्जत महसूस करता है और वहीं से भरोसा पैदा होता है। सबसे अच्छे बिजनेस लीडर्स और सेल्स पर्सन वही होते हैं जो पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं बोलता, वो पहले समझता है कि लोग कैसा अनुभव चाहते हैं, फिर उसी भाषा में उनसे जुड़ता है। तो पहला सबक यही है, कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करना नहीं है, ये जुड़ाव बनाने की कला है। सही शब्द और सही सुनने की आदत ही वो पुल है जिससे रिश्ते और बिजनेस दोनों मजबूत होते हैं। बिजनेस की असली नींव क्या है? ना तो पैसा, ना ही प्रोडक्ट। असल नींव है भरोसा, क्योंकि डील्स तो एक बार होती हैं, लेकिन भरोसा अगर बन गया तो रिश्ते और बिजनेस दोनों लंबे समय तक चलते हैं। सोचो, तुम किसी दुकान पर गए और दुकानदार ने तुम्हें सही दाम और सही सामान दिया, तुम्हें कैसा लगेगा? अगली बार भी तुम उसी दुकान पर जाओगे, क्योंकि वहां सिर्फ सामान नहीं मिला बल्कि भरोसा मिला।
भरोसा वही चीज है जो कस्टमर को बार बार लौटा कर लाती है, और यही चीज पार्टनर और टीम को भी तुम्हारे साथ टिकाए रखती है। Amazon पर लोग बिना देखे प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगर दिक्कत हुई तो रिटर्न हो जाएगा। टाटा का नाम सुनते ही लोग क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि सालों से उन्होंने ईमानदारी और भरोसे की पहचान बनाई है। रिश्ते सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनाए जाते, रिश्ते बनाए जाते हैं सपोर्ट देने के लिए, मुश्किल समय में साथ खड़े रहने के लिए, और लंबे सफर में एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए। याद रखो, बिजनेस में प्रॉफिट रिश्तों का नतीजा है, और रिश्तों की नींव भरोसा है। तो दूसरा सबक यही है, भरोसा कमाओ, रिश्ते निभाओ। यही असली कैपिटल है जो बिजनेस को टिकाऊ बनाता है। एक सच्चाई मान लो, कोई भी इंसान अकेले बड़ा काम नहीं कर सकता। बिजनेस कितना भी छोटा या बड़ा हो, हमेशा कई लोगों की मेहनत, आइडियाज और सहयोग से ही आगे बढ़ता है। यही है कोलैबोरेशन और टीम वर्क। सोचो, एक क्रिकेट टीम सिर्फ एक स्टार प्लेयर से नहीं जीतती। मैच जीतने के लिए बैट्समैन, बॉलर, फील्डर सबको मिलकर खेलना पड़ता है। बिजनेस भी एक टीम गेम है। कोलैबोरेशन का मतलब है अपनी ताकतों को जोड़ना। टीम वर्क का मतलब है दूसरों की ताकत का सम्मान करना और उन्हें आगे बढ़ाना। गूगल क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि वहां हजारों लोग मिलकर आइडियाज शेयर करते हैं और मिलकर काम करते हैं। टेस्ला क्यों तेजी से बढ़ा? क्योंकि एलन मस्क अकेले नहीं, बल्कि एक मजबूत टीम के साथ काम कर रहे हैं। टीम वर्क तभी सफल होता है जब हर इंसान को लगे कि मैं इस मिशन का हिस्सा हूं, यानी हर किसी को जिम्मेदारी और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन एक बात और याद रखो, कोलैबोरेशन सिर्फ टीम के भीतर नहीं, बाहर भी जरूरी है। पार्टनर्स, सप्लायर्स और यहां तक कि कस्टमर्स के साथ भी। क्योंकि जब सब मिलकर काम करते हैं तो बिजनेस कई गुना तेजी से बढ़ता है। तो तीसरा सबक यही है, सपनों को हकीकत बनाने के लिए टीम चाहिए और टीम को जोड़ने के लिए कोलैबोरेशन। अब बारी है उस स्किल की जो दूसरों के साथ काम करने का सबसे ऊंचा स्तर है, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं है। असली लीडर वो नहीं जो कहे मेरे पीछे आओ। असली लीडर वो है जो अपनी टीम से कहे चलो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। सोचो, कई बॉस अपने कर्मचारियों से काम निकलवा तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही दबाव हटता है लोग छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वहां डर था, प्रेरणा नहीं। लीडरशिप का पहला नियम है इंस्पिरेशन। लोगों को मजबूर मत करो, उन्हें प्रेरित करो। जब इंसान अंदर से मोटिवेट होता है तो वो अपनी पूरी ताकत और जुनून से काम करता है। दूसरा नियम है डायरेक्शन। एक लीडर वही है जो धुंध के बीच रास्ता दिखा सके। टीम को पता होना चाहिए कि वो किस मंजिल की ओर जा रही है। महान लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स या नेल्सन मंडेला, उन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिए, उन्होंने लोगों को एक विजन दिया, एक सपना दिया, और लोग खुद उस सपने को सच करने के लिए जुड़ गए। इन्फ्लुएंस का मतलब है लोग तुम्हारी बातें इसलिए माने क्योंकि वो तुम पर भरोसा करते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उन्हें मजबूरी है। तो चौथा सबक यही है, असली लीडर वही है जो बिना दबाव डाले दूसरों को प्रेरित करके दिशा दिखा सके। यानी पावर से नहीं, इन्फ्लुएंस से लीड करो। चैप्टर 9, अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस और जिंदगी दोनों में सबसे बड़ी ताकत है समझ। अगर तुम चीजों, हालातों और लोगों को गहराई से समझ पाओ तो फैसले आसान हो जाते हैं और गलतियां कम। समझ की पहली सीढ़ी है जिज्ञासा, यानी सवाल पूछने की आदत। क्योंकि जो दिमाग सवाल नहीं करता वो नई चीजें सीख भी नहीं पाता। सोचो, अगर न्यूटन ने यह सवाल न किया होता कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो शायद ग्रेविटी का सिद्धांत कभी सामने ही ना आता। अगर एडिसन ये न पूछते कि अंधेरे को रोशनी में कैसे बदला जा सकता है, तो बल्ब शायद इतना जल्दी ना बनता। जिज्ञासा ही वो चिंगारी है जो इनोवेशन को जन्म देती है, और जिज्ञासा ही वो ताकत है जो हर चुनौती में नया अवसर ढूंढती है। बिजनेस में भी यही सच है। Amazon बना क्योंकि किसी ने सोचा क्या किताबें ऑनलाइन बिक सकती हैं। Uber बना क्योंकि किसी ने सवाल किया क्या टैक्सी ऐप से बुलाई जा सकती है। हर बड़ा आइडिया एक छोटे सवाल से शुरू हुआ है। जिज्ञासा तुम्हें दो चीजें देती है, पहला सीखने की भूख, दूसरा नए रास्ते तलाशने की हिम्मत। तो पहला सबक यही है, हमेशा सवाल पूछो, क्योंकि सवाल ही समझ की शुरुआत है और जिज्ञासा ही वो ईंधन है जो तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। अब बात करते हैं समझ की दूसरी सीढ़ी की, ऑब्जर्वेशन,
यानी चीजों को ध्यान से देखना और नोटिस करना। कई बार जवाब हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि देख ही नहीं पाते। दुनिया में जितनी भी बड़ी खोजें और बिजनेस आइडियाज हुए हैं, उनके पीछे एक गहरी ऑब्जर्वेशन छुपी होती है। सोचो, राइट ब्रदर्स ने देखा कि पक्षी पंख हिलाकर उड़ते हैं। बस उसी ऑब्जर्वेशन से हवाई जहाज का आइडिया आया। हावर्ड शूल्ट्स ने देखा कि इटली में लोग कॉफी को सिर्फ ड्रिंक नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह एंजॉय करते हैं। यहीं से स्टारबक्स का जन्म हुआ। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि पैटर्न समझना है। कौन सी चीज बार बार हो रही है, कौन सी दिक्कत बार बार सामने आ रही है, लोग किस पर ध्यान दे रहे हैं और किसे नजरअंदाज कर रहे हैं। बिजनेस में असली इंसाइट वहीं से आती है। छोटी छोटी डिटेल्स ही बड़े आइडियाज बनाती हैं। नेटफ्लिक्स ने देखा कि लोग डीवीडी किराए पर लेकर थक चुके हैं। व्हाट्सएप ने देखा कि एसएमएस महंगा है और लोग ज्यादा कनेक्शन चाहते हैं। दोनों ने ऑब्जर्वेशन को बिजनेस में बदला। तो दूसरा सबक यही है, ध्यान से देखो, क्योंकि जो लोग दुनिया को गहराई से देखते हैं, वही उसमें छुपे हुए मौके पहचान पाते हैं। समझ की तीसरी सीढ़ी है एम्पैथी, यानी चीजों को सिर्फ अपनी नजर से नहीं, बल्कि दूसरों की नजर से भी देखना। क्योंकि असली कनेक्शन तब बनता है जब तुम सामने वाले की जरूरत, तकलीफ और चाहत महसूस कर पाओ। सोचो, डॉक्टर अगर सिर्फ रिपोर्ट देखे और मरीज की बात न सुने, तो इलाज अधूरा रहेगा। टीचर अगर सिर्फ पढ़ाए लेकिन स्टूडेंट की समझने की मुश्किल ना देखे, तो शिक्षा अधूरी रहेगी। इसी तरह बिजनेस भी अधूरा है अगर तुम सिर्फ अपना प्रोडक्ट देख रहे हो और कस्टमर की नजर से उसे नहीं देख रहे। एम्पैथी का मतलब है खुद से पूछना, अगर मैं कस्टमर होता तो कैसा महसूस करता। यही सोच तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस बनाने में मदद करेगी जो सच में लोगों की जिंदगी आसान कर दे। एप्पल क्यों खास है? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को इंसान के नजरिए से डिजाइन किया। लोग क्या चाहते हैं, उन्हें कैसा अनुभव चाहिए। जायपोज, एक ऑनलाइन शू कंपनी, क्यों मशहूर हुई? क्योंकि उसने सिर्फ जूते नहीं बेचे, बल्कि कस्टमर की हर छोटी बड़ी परेशानी को समझकर सॉल्व किया। एम्पैथी रिश्तों में भी उतनी ही जरूरी है। टीम तभी जुड़कर काम करेगी जब उन्हें लगेगा कि उनका लीडर उनकी स्थिति समझता है। तो तीसरा सबक यही है, सिर्फ अपनी नजर से मत देखो, दूसरों की नजर से भी देखना सीखो। यही एम्पैथी असली समझ है और यही तुम्हें इंसान से जोड़कर रखेगी। समझ की आखिरी सीढ़ी है विजडम, यानी जानकारी प्लस अनुभव प्लस सही नजरिया। देखो, सिर्फ किताबों से ज्ञान आता है, लेकिन असली बुद्धिमानी तब बनती है जब वो ज्ञान तुम्हारे अनुभव से जुड़ जाए। इंफॉर्मेशन है, आग गर्म होती है। नॉलेज है, आग से खाना पकाया जा सकता है। लेकिन विजडम है, आग से खाना भी बनेगा और आग से जल भी सकते हो। यानी विजडम वो ताकत है जो तुम्हें सही वक्त पर सही फैसला लेने में मदद करती है। बिजनेस में भी यही सच है। डेटा और रिपोर्ट्स तुम्हें बताएंगी कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस और विजडम ही बताएंगे कि आगे क्या करना चाहिए। महान लीडर्स, अच्छे इन्वेस्टर्स और सफल उद्यमी सिर्फ इसलिए बड़े फैसले ले पाए क्योंकि उन्होंने गलतियों से सीखा, अनुभव जुटाया और धीरे धीरे गहरी समझ बनाई। विजडम का एक और पहलू है बैलेंस। हर चीज को काले सफेद में मत देखो, कभी कभी बीच का रास्ता ही सही होता है। यही परिपक्वता विजडम कहलाती है। तो चौथा और आखिरी सबक यही है, जानकारी जुटाओ, अनुभव लो, गलतियों से सीखो और उस सीख को बुद्धिमानी में बदलो। यही विजडम है और यही अंडरस्टैंडिंग की सबसे ऊंची मंजिल। चैप्टर 10, एनालाइजिंग सिस्टम्स। बिजनेस हो या लाइफ, सब कुछ एक सिस्टम पर चलता है। अगर सिस्टम को समझ लोगे तो उसे बेहतर भी बना लोगे। हर बिजनेस, हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन असल में छोटे छोटे हिस्सों का एक नेटवर्क है। इन्हीं हिस्सों को मिलाकर पूरा सिस्टम बनता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अक्सर किसी एक हिस्से पर इतना ध्यान देते हैं कि पूरी तस्वीर देखना ही भूल जाते हैं। और जब पूरी तस्वीर ही नजर में नहीं होगी, तो असली समस्या और उसका सही हल कैसे मिलेगा। सिस्टम्स थिंकिंग का मतलब है हर चीज को जोड़कर देखना। कैसे लोग, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस आपस में कनेक्ट होकर नतीजा बनाते हैं। सोचो, एक कार सिर्फ इंजन नहीं है, वो इंजन, ब्रेक, टायर, गियर और सैकड़ों छोटे पार्ट्स का मेल है। अगर तुम सिर्फ इंजन पर ध्यान दोगे और ब्रेक की हालत न देखोगे, तो पूरी कार खतरे में है। इसी तरह बिजनेस में भी सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट,
कस्टमर सर्विस और फाइनेंस, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक हिस्सा कमजोर होगा तो पूरा सिस्टम डगमगाएगा। इसलिए पहला सबक यही है, सिर्फ हिस्सों को मत देखो, पूरी तस्वीर देखो। क्योंकि सिस्टम को समझे बिना उसकी असली ताकत और कमजोरी कभी पकड़ में नहीं आएगी। हर सिस्टम की बुनियाद बहुत सिंपल है। कुछ अंदर जाता है और कुछ बाहर आता है, यानी इनपुट और आउटपुट। अगर तुम सही इनपुट डालोगे तो सही आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर इनपुट गड़बड़ है तो आउटपुट कितना भी सुधारने की कोशिश करो, सही नहीं होगा। सोचो, एक स्कूल सिस्टम है। इनपुट क्या है? स्टूडेंट्स, टीचर्स, किताबें और माहौल। आउटपुट क्या है? पढ़े लिखे, समझदार और सक्षम बच्चे। अगर टीचर अच्छे नहीं, किताबें सही नहीं और माहौल खराब है तो आउटपुट में कमजोरी आना तय है। बिजनेस में भी यही लॉजिक है। प्रोडक्ट बनाने का इनपुट है रॉ मटेरियल, मशीन और वर्कर्स की स्किल। आउटपुट है तैयार प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचता है। अमेज़न का इनपुट है सप्लायर, टेक्नोलॉजी और डिलीवरी नेटवर्क। उसका आउटपुट है कस्टमर को तेज और भरोसेमंद सर्विस। सही विश्लेषण का मतलब यही है कि तुम साफ देखो, अंदर क्या डल रहा है और बाहर क्या निकल रहा है। क्योंकि जब तक इनपुट और आउटपुट का रिश्ता नहीं समझोगे, सिस्टम की असली परफॉर्मेंस पकड़ में नहीं आएगी। तो दूसरा सबक यही है, हर सिस्टम को इनपुट और आउटपुट की लेंस से देखो। यही लेंस तुम्हें उसकी ताकत और कमजोरी दिखाएगी। अब मान लो तुमने सिस्टम को समझ लिया, इनपुट और आउटपुट भी देख लिया, लेकिन सवाल यह है, कहां अटक रहा है, कहां कमजोरी है। हर सिस्टम उतना ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। अगर एक चेन में 10 मजबूत कड़ियां हों और सिर्फ एक कमजोर हो तो पूरी चेन उसी जगह से टूटेगी। इसे ही कहते हैं बॉटलनेक, यानी वो पॉइंट जहां सिस्टम की स्पीड और क्वालिटी अटक जाती है। सोचो, एक फैक्ट्री में 10 मशीनें काम कर रही हैं। 9 मशीनें तेज हैं लेकिन एक मशीन धीमी है, तो पूरी प्रोडक्शन उसी धीमी मशीन की स्पीड से चलेगी। यह है बॉटलनेक। या मान लो तुम्हारे बिजनेस में मार्केटिंग, सेल्स और प्रोडक्ट सब सही चल रहा है, लेकिन डिलीवरी लेट हो रही है, तो कस्टमर का गुस्सा डिलीवरी पर गिरेगा और पूरा सिस्टम खराब लगेगा। सुधार की शुरुआत यहीं से होती है। पहले बॉटलनेक पकड़ो, कहां पर चीजें स्लो हैं, कहां पर सबसे ज्यादा गलती हो रही है, कहां से सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। फिर उस कमजोरी को सुधारो। कभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, कभी प्रोसेस बदलना होगा, तो कभी लोगों की ट्रेनिंग करनी होगी। तो तीसरा सबक यही है, सिस्टम की ताकत उसकी सबसे कमजोर कड़ी से तय होती है। इसलिए बॉटलनेक्स पहचानना और उन्हें हटाना ही सुधार का पहला और सबसे अहम कदम है। अब सिस्टम का आखिरी और सबसे जरूरी पहलू है ऑप्टिमाइजेशन और एडेप्टेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है सिस्टम को लगातार बेहतर बनाना, छोटे छोटे सुधार करके उसकी स्पीड, क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाना। सोचो, जैसे एक खिलाड़ी रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से तेज, मजबूत और बेहतर बनता है, वैसे ही सिस्टम भी छोटे छोटे अपग्रेड से परफेक्ट की तरफ बढ़ता है। अमेज़न इसका बड़ा उदाहरण है। उसने सिर्फ ई-कॉमर्स साइट बनाकर रुकावट नहीं डाली, उसने लगातार अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया। वेयरहाउस ऑटोमेशन, डिलीवरी नेटवर्क तेज, कस्टमर सर्विस आसान। यही छोटे छोटे सुधार उसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाते हैं। एडेप्टेशन का मतलब है बदलते हालात में खुद को ढालना, क्योंकि दुनिया हमेशा बदल रही है। टेक्नोलॉजी बदलती है, कस्टमर की जरूरतें बदलती हैं, मार्केट बदलता है। नेटफ्लिक्स ने यह खूबी दिखाई। वो पहले डीवीडी रेंटल कंपनी था, लेकिन जैसे ही इंटरनेट और स्ट्रीमिंग आया, उसने अपने पूरे सिस्टम को अडॉप्ट किया और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। तो चौथा और आखिरी सबक यही है, सिस्टम को कभी स्टैटिक मत मानो, उसे लगातार ऑप्टिमाइज करो और बदलते हालात में एडॉप्ट करो। यही आदत सिस्टम को लंबे समय तक जिंदा और मजबूत रखती है। चैप्टर 11, इंप्रूविंग सिस्टम्स। हर सिस्टम की एक सच्चाई है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। चाहे कितना भी अच्छा डिजाइन कर लो, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है। और यही सोच है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी सिस्टम को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। सोचो, अगर तुम रोज अपने काम में सिर्फ 1% सुधार करते हो, तो साल के आखिर तक तुम्हारा सिस्टम 30 से 40% नहीं, बल्कि कई गुना बेहतर हो जाता है। यह है छोटे सुधारों की ताकत। टोयोटा का काइजेन मॉडल इसी पर आधारित है। काइजेन का मतलब है लगातार छोटे सुधार।
हर वर्कर हर दिन अपने काम में छोटी सी बेहतरी सोचता है और यही छोटे सुधार मिलकर पूरी कंपनी को दुनिया की सबसे एफिशिएंट बना देते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें रोज क्रांतिकारी बदलाव करना है। इसका मतलब है आज मैं ये काम कल से थोड़ा बेहतर कैसे करूं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, ये सब कंपनियां इसलिए आगे हैं क्योंकि इन्होंने एक ही जगह टिककर आराम नहीं किया। हर दिन, हर हफ्ते, हर साल छोटे छोटे अपग्रेड किए। तो पहला सबक यही है, सिस्टम को परफेक्ट बनाने मत भागो, बस उसे लगातार बेहतर बनाते रहो, क्योंकि छोटे सुधार ही लंबे समय में सबसे बड़े नतीजे लाते हैं। अब सवाल यह है, सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, कहां दिक्कत है और कहां चीजें सही चल रही हैं, ये तुम्हें पता कैसे चलेगा? इसका जवाब है फीडबैक। फीडबैक एक आईना है। ये तुम्हें साफ दिखाता है कि कहां गड़बड़ी है और कहां ताकत। सोचो, अगर तुम खाना बना रहे हो और कोई छक्कर बता दे कि नमक कम है, तो तुम तुरंत सुधार सकते हो। लेकिन अगर फीडबैक ही ना मिले तो गड़बड़ी चलते चलते बड़ी हो जाएगी। बिजनेस में भी यही सच है। कस्टमर का फीडबैक बताता है कि प्रोडक्ट में क्या अच्छा है और क्या सुधार चाहिए। टीम का फीडबैक दिखाता है कि प्रोसेस कहां अटक रहा है और कहां फ्लो सही है। Amazon हर कस्टमर रिव्यू को सीरियसली लेता है क्योंकि वही रिव्यू उसका सबसे बड़ा फीडबैक लूप है। इसी से उन्हें पता चलता है कि डिलीवरी, पैकेजिंग या प्रोडक्ट क्वालिटी में कहां सुधार करना है। लेकिन ध्यान रहे, फीडबैक सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उसे एनालाइज करना और एक्शन लेना जरूरी है, वरना वो सिर्फ डेटा बनकर रह जाएगा। तो दूसरा सबक यही है, सिस्टम को सुधारने का सबसे आसान और सच्चा तरीका है फीडबैक लूप्स बनाना और उन पर काम करना, क्योंकि बिना फीडबैक के सुधार सिर्फ अंदाजों पर चलता है। अब सिस्टम सुधारने की तीसरी सीढ़ी है इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट। याद रखो, अगर तुम हमेशा वही करते रहोगे जो पहले किया है, तो तुम्हें वही मिलेगा जो पहले मिलता आया है। नया रिजल्ट चाहिए तो नए तरीके आजमाने होंगे। इनोवेशन का मतलब हमेशा कोई बड़ी खोज नहीं होती, कई बार यह छोटे छोटे प्रयोगों से शुरू होता है। सोचो, गूगल ने शुरुआत सर्च इंजन से की, लेकिन छोटे छोटे प्रयोग करते करते उसने जीमेल, मैप्स, एंड्रॉयड और आज सैकड़ों प्रोडक्ट बना दिए। हर नया प्रयोग एक इनोवेशन बना। एक्सपेरिमेंटेशन का सबसे बड़ा फायदा है, यह तुम्हें जल्दी सिखाता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। गलती करने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर असफल प्रयोग तुम्हें सही दिशा की तरफ ले जाता है। नेटफ्लिक्स ने भी छोटे छोटे प्रयोग किए, पहले डीवीडी रेंटल, फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, फिर खुद की वेब सीरीज बनाना। हर एक्सपेरिमेंट ने उन्हें नए लेवल पर पहुंचा दिया। तो तीसरा सबक यही है, सिस्टम को आगे बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। छोटे छोटे बदलावों से ही बड़े नतीजे निकलते हैं। अब सिस्टम सुधारने की आखिरी सीढ़ी है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, यानी ऐसा विकास जो समय के साथ सिस्टम को और मजबूत बनाए। सिस्टम को सुधारना सिर्फ आज की दिक्कतें ठीक करना नहीं है, बल्कि कल की चुनौतियों के लिए भी तैयार करना है। सोचो, इंटरनेट पहले सिर्फ ईमेल भेजने के लिए था, फिर धीरे धीरे वेबसाइट्स आईं, फिर सोशल मीडिया, फिर मोबाइल ऐप्स और अब एआई। ये सब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का नतीजा है। बिजनेस में भी यही सच है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरुआत की, लेकिन अगर वहीं रुक जाता तो शायद गायब हो जाता। उसने समय के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और नए प्रोडक्ट्स अपनाए। यही कारण है कि आज भी वो सबसे आगे है। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का मतलब है छोटे सुधारों और प्रयोगों को जोड़ते रहना और उन्हें धीरे धीरे एक मजबूत सिस्टम में बदलना। यहां धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि असली विकास रातों रात नहीं होता। वो सालों की मेहनत, लगातार सुधार और सही दिशा का नतीजा होता है। तो चौथा और आखिरी सबक यही है, सिस्टम को शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन की नजर से देखो, क्योंकि जो सिस्टम बदलते वक्त के साथ विकसित होता है वही लंबे समय तक टिकता है। तो दोस्तों, इस पूरी ऑडियो बुक की यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन असली सफर अब शुरू होता है तुम्हारे लिए। हमने सीखा कि बिजनेस कोई जादू नहीं है, यह शुरू होता है वैल्यू क्रिएशन से, लोगों की समस्या पकड़कर उसका हल देने से। फिर आता है मार्केटिंग और सेल्स, यानी लोगों तक अपनी वैल्यू पहुंचाना और उन्हें समझाना। उसके बाद सबसे अहम है वैल्यू डिलीवरी, वो वादा निभाना जो तुमने किया है। और फिर बात होती है फाइनेंस की, पैसे का सही इस्तेमाल,
कैश फ्लो समझना और अनुशासन रखना। लेकिन बिजनेस सिर्फ नंबर और प्रोसेस नहीं है, इसमें सबसे बड़ा रोल है ह्यूमन माइंड का। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, क्या आदतें बनाते हैं। इसके साथ जरूरी है खुद को समझना और दूसरों के साथ मिलकर काम करना, क्योंकि बिना सही टीम और रिश्तों के कोई भी आइडिया अधूरा है। और जब सिस्टम्स की बात आती है, उन्हें समझना, उनका विश्लेषण करना और फिर उन्हें लगातार सुधारते रहना, यही लंबी सफलता का असली फॉर्मूला है। दोस्तों, इस किताब का असली मैसेज यही है, बिजनेस इक्वल अंडरस्टैंडिंग पीपल प्लस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स प्लस इंप्रूविंग सिस्टम्स। तुम्हें बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, तुम्हें करोड़ों की पूंजी की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस चाहिए समझ, अनुशासन और लगातार सुधार की आदत। तो अब जब तुम ये ऑडियो बुक खत्म कर चुके हो, एक वादा खुद से करो, सीखना कभी मत छोड़ना। छोटे छोटे कदम रोज बढ़ाते रहना और अपने आइडियाज को सिर्फ सोच तक मत रखना, उन्हें हकीकत में बदलना। क्योंकि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये दुनिया को बेहतर बनाने का मौका है। और वो मौका अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और तुम ऐसी ही बेस्ट बुक्स की आसान और दमदार समरी सुनना चाहते हो, तो चैनल समरी हब को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली समरी सबसे पहले तुम्हें मिले। समरी हब, सीखो हर दिन, बढ़ो हर दिन,